नमस्ते स्टूडेंट्स। मैंने एक वीडियो लाया था आज से 1-2 दिन पहले, जिससे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लास 9 का कंप्लीट हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को मैंने कवर किया था, जो कि 56 मिनट के आसपास का वीडियो था। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट सिविक्स को कंप्लीट करने वाले हैं और ट्राई करेंगे कि इतना लेंथी ना हो, लेकिन आपको सारा चीज़ों को समझा भी दें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं, ज्योग्राफी के जो एंडिंग के चैप्टर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, देन चैप्टर 5, देन 4। ये मेनली हम लोग टारगेट में रखेंगे क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, फिर भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो चलिए लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन की ओर आते हैं। अगर आप इसमें आओगे सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा सेंसस। ओके, आपको ये पढ़ के जाना है। यहाँ पर जितना भी चीज़ इसके बारे में लिखा हुआ है, व्हाट इज सेंसस, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि इट इज़ एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली, हर 10 साल में किया जाता है। और फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था? 1872 में हुआ था। एंड फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो था वो था 1881 का। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए, सबसे पहला काम। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे डेटास आपको दिए हैं, जैसे कि 2011 में इससे पहले सेंसस हुआ था और उस सेंसस में भारत का जो पॉपुलेशन है वो था 121 करोड़। तो यहाँ पर वो मिलियंस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन, वर्ल्ड का कितना परसेंट पॉपुलेशन भारत में रहता है? 17.5%। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, सब यहाँ लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि जबकि इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन वहाँ भी पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हो। और इसके अलावा इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट का नाम क्या है, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यूपी, उत्तर प्रदेश है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे पॉपुलेटेड सिटी का नाम, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ओके, आगे बढ़ोगे, यहाँ और भी फैक्ट दिया गया है, जैसे यही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में केवल 16% ऑफ द पॉपुलेशन रहता है, जबकि सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन रहता है। और लक्षद्वीप में कितने परसेंट लोग रहते हैं? और एक और बात, इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका हाफ पॉपुलेशन केवल ये 5 स्टेट में मिलता है। कौन सा 5 स्टेट? तो यहाँ नाम पढ़ लीजिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेटों में इंडिया का 50% ऑफ द पॉपुलेशन रहता है। और राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा है, जबकि यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखा जाए ओनली 5.5% लोग रहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर में फैक्ट या डेटा कह लीजिए बहुत ज़्यादा है, आपको ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा। ओके, अगर आप पढ़ रहे हो तो। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग यहाँ समझाया गया, व्हाट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बस इतना समझ लीजिए, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, या तो यूनिट एरिया यहाँ पर दिया गया था, ये पढ़ लीजिए, यहाँ पर आंसर है इसका। ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ लास्ट लाइन पढ़िए, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। देन तेलंगाना इंडिया का 29th स्टेट बना था, ये लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लद्दाख और कश्मीर में अलग करके जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये लिखा गया है। तो ये कुछ डेटा बेस्ड चैप्टर है, आपको ये सारा डेटा से एक बार देख के जाना पड़ेगा। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो इंडिया के अलावा बांग्लादेश और जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से भी ज़्यादा है। तो ये फैक्ट टाइप का एक नॉलेज दिया गया है, आप जान सकते हैं। अगेन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ कॉल्ड पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 382 पर्सन्स रहते हैं, ये भी याद रख लीजिए। जबकि बिहार में कितने लोग रहते हैं? 1102, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया का। एंड सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? 17 लोग, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। तो ये सारा डेटा से यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आप और नीचे अगर आते हैं तो नेक्स्ट है कि नॉर्थन प्लेन्स और केरला से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताया गया है। आसाम और उससे रिलेटेड कोई स्टेट के बारे में कुछ बोला गया है, तो ये एक बार ज़रा पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके अलावा अगले आते हैं, अगर आप पूछोगे यहाँ पर देखिएगा, हम एक टर्म आपको दिखाते हैं, ये वाला, दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंट्रैक्शन इन द 3 प्रोसेस नेमली। तो अगर आपसे कोई पूछ दे पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन प्रोसेस किन 3 चीज़ों पर डिपेंड रहता है, तो आंसर है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इमिग्रेशन, जब आप किसी देश में या कहीं जाते हो तो इमिग्रेशन, और जब वहाँ से बाहर आते हो और किसी मतलब आप कहीं जा रहे हो तो इमिग्रेशन, और कहीं से आ रहे हो तो वो एमिग्रेशन।
सॉरी हम उल्टा बोल दिए, एमिग्रेशन मतलब जाना, इमिग्रेशन मतलब किसी प्लेस में आना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप इधर आओगे तो यही सब चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है कुछ कुछ। जैसे एक और टर्म पढ़ लीजिए, एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है आपको यहाँ पढ़ना है। तो आंसर क्या है, जितना पॉपुलेशन है उसमें और कितना पॉपुलेशन ऐड होता है। मान लीजिए आज भारत का पॉपुलेशन 130 करोड़ है और कल जो है 3 बच्चे और पैदा हो गए, तो 130.000 जो भी तीन तीन होगा टोटल होगा, उतने को कहेंगे एनुअल ग्रोथ रेट। एक साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ रेट। पर डे का नहीं होता है, पर ईयर का होता है, ठीक है। एनुअल का मतलब ही होता है पर ईयर, पर एनम। इसके अलावा अगर आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक बात बोला जा रहा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द बर्थ रेट डिक्लाइंड रैपिडली, स्टिल 182 मिलियंस पीपल वेर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन। तो ये कुछ बातें हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पर, इग्नोर कीजिए, टाइम नहीं इतना पढ़ने का। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2045 तक इंडिया जो है चाइना को ओवरटेक कर जाएगा, जबकि ऑलरेडी इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है इसी साल 2022 और 23 के बीच में। ओके, इसके अलावा जो भी थोड़ी देर पहले बोले थे कि पॉपुलेशन प्रोसेस क्या क्या चीज़ों पर डिटरमाइन रहता है, तो आंसर था बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। और माइग्रेशन भी दो तरह के, इंटरनल और इंटरनेशनल। जब देश के अंदर में माइग्रेशन हो तो उसको इंटरनल कहेंगे, और देश के बाहर हो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में हो तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन। और अगेन हम आपको एक और बताए थे, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ओके, एमी मतलब इस तरह लिखा जाएगा, इमिग्रेशन, बाकी जो लिख दीजिए, और एमिग्रेशन के लिए एमी लगा दीजिए और ग्रेशन लगा दीजिए। तो ये सब कुछ चीज़ें आप जान सकते हो यहाँ पर। चलिए इसको ज़रा जल्दी से 1 मिनट इरेज टाइप कुछ कर दें या छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो पढ़ना है वो है एज कंपोजिशन। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर पहला ही लाइन में दिया गया, व्हाट इज़ कॉल्ड एज कंपोजिशन। तो ये आपको पढ़ के जाना है, जिसे हम दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन ए कंट्री। ये हो गया। अब सुनिएगा, इंडिया में जो एज कंपोजिशन है वो 3 लेवल पर बांटा जाता है। सबसे पहला एक चिल्ड्रन होता है, दूसरा वर्किंग एज, और तीसरा होता है पेंशन या तो ओल्ड एज कहलाता है जो भी है। तो ये रहा तीसरा नाम। और इसमें ईयर पढ़ लीजिएगा, कौन कितने ईयर से ऊपर होता है बोलकर दिया गया है, और उसके कितने परसेंट इंडिया में रहते हैं वो भी देख लीजिएगा। इंडिया के ज़्यादातर पॉपुलेशन अडल्ट है, जो कि 58.7% के, अडल्ट मतलब यूथ होता है, जवान लोगों के। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे अगला, तो ये रहा नेक्स्ट न्यू टर्म, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, आंसर है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कि हर 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां हैं, इसी को कहते हैं सेक्स रेशियो। तो ये डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा, बस जो डेफिनेशन टाइप है हम फिर से बता रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पर केरला का सेक्स रेशियो, पौंडीचेरी का सेक्स रेशियो और दिल्ली वैली का सेक्स रेशियो दिया गया, तो आप चाहे तो ये भी देख लीजिए। ओके, देन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ क्या होता है आपका ये लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लीजिए, यहाँ दिया गया, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ए पर्सन एज्ड 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट इन विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। तो ये है लिटरेट का मतलब, एंड उसका परसेंटेज को हम लोग कहेंगे लिटरेसी रेट जो भी है। और यहाँ पर कौन से स्टेट में कितनी लिटरेसी था ये भी यहाँ पर समझाया गया। 2011 के अकॉर्डिंग भारत का लिटरेसी रेट 73% है, आपको याद रख सकते हो। अगला टर्म भी है यहाँ पर, व्हाट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसका भी डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है कि जब एक देश में अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को मेनली 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, की कौन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कौन सेकेंडरी में काम कर रहा है और कौन टर्शरी में काम कर रहा है। इसका डेफिनेशन यहाँ पर सब लिखा हुआ है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी आपने ये एक और जगह पढ़ा है, वो है इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 पीपल एज ए रिसोर्स। वहाँ भी आपको ये चीज़ पढ़ना था, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ओके, तो ये भी हो जाएगा। इसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो हेल्थ के बारे में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा था, कहाँ पर, अगेन वही पीपल एज ए रिसोर्स में एक हेडिंग आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में आपने पढ़ा था हेल्थ के बारे में, लिटरेसी के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में, आई गेस। तो ये सब वहीं का टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है, आप पढ़ लीजिए। और एडोलसेंट एज क्या होता है, जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, जो यूथ होता है इसी को कहते हैं एडोलसेंट एज। भले ही पॉपुलेशन में चाइना आगे हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूथ पॉपुलेशन इंडिया सबसे आगे है।
तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप जान सकते हो। देन एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसका एम आपसे सीधा पूछ देगा, तो एम था टू इम्प्रूव द इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। तो ये पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ एनपीपी एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ एनपीपी, तो जो भी है ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड अप हो जाएगा। तो चलिए अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा 6 मिनट की वीडियो में। और इसके अलावा इसका ये देख लेते हैं कि इसमें पूछा गया जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के क्या-क्या पूछा जाता है। ओके, तो पॉपुलेशन खोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं 3 मार्क में, देखिएगा क्या-क्या पूछा जा रहा है। हाउ कुड यू समराइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पुअर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो गरीब लोग हैं उनके द्वारा उनको क्या क्या दिक्कतों को झेलना पड़ता है, आपको ये समझाना है। क्या क्या दिक्कत है, आई गेस बिना पढ़े भी आप लिख सकते हो कॉमन सेंस लगाकर कि हाँ, एक गरीब को क्या क्या दिक्कत होता है, खाने की दिक्कत है, हेल्थ केयर का दिक्कत, ड्रेस का दिक्कत है, और बेसिक एमिनिटीज़ वो पूरा नहीं कर पाते, इसका दिक्कत। तो ये सब कॉमेंट में आप लिख के आ सकते हो। अगेन वही सवाल है कि एडोलसेंट पॉपुलेशन में क्या दिक्कत हो रहा है, तो बताओ एक जवान को इंडिया में दिक्कत क्या है, कि यूथ को दिक्कत ये है कि उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, और उनको जिस जॉब मिल भी जाए तो जिस लेवल पर वो पढ़ा है उस लेवल का जॉब उसको नहीं मिल पा रहा है, उनको सेटिस्फाइंग सैलरी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब एक प्रॉब्लम है यूथ का, ये देख लेना है। और एनीमिया नाम की एक बीमारी से रिलेटेड भी एक चीज़ दिखा जाए कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में, एडोलसेंट वाले जो एज में लड़कियां होती हैं उनमें अनीमिया होने की संभावना ज़्यादा होती है ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये जो दिया गया है। फिर याद है ये आपको बताए थे नॉर्थ इंडियन प्लेन, आसाम, कन्याकुमारी, केरला, ये सब का टॉपिक, तो ये एक बार देख लीजिएगा। नेम द एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन मॉडरेट है, तो ये पाँचों कुछ स्टेट का नाम दिया गया है। और नेम द स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हम आपको बताए थे इंडिया में 5 ऐसे स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन हाफ से भी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर मैपिंग पूछा गया है, उन स्टेट को मैप ये करो, लोकेट करो जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 100 या 100 से भी कम हो। और उसके बाद 2 में पूछा गया उनको मार्क करो जो कि 501 और उससे ज़्यादा हो, और तीसरा जहाँ पर सबसे कम हो। तो एक-एक करके अगर आप आंसर देखते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी 100 और उससे भी कम का है तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। मैप नीचे आंसर भी दिया गया है। और 501 के आसपास का है तो वेस्ट बंगाल में है। और लोवेस्ट सेक्स रेशियो पूछा जाए तो सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं। तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, हरियाणा में, जबकि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है तो वो अरुणाचल प्रदेश में। ह्यूमन रिसोर्स ये भी आपको कहाँ पढ़ना था, पीपल एज रिसोर्स में पढ़ना था, वहाँ का सवाल है। सेंसस ये पहले ही पेज में आपको दिया गया है। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड, इसका रीज़न बताओ। रीज़न क्या होगा, फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पर रिवर बैंक्स है, गंगा यमुना, तो ये सब उसका रीज़न है, आपको बता के आ जाना। ओके, आसाम के बारे में पूछा गया, पॉपुलेशन मॉडरेट क्यों होता है, और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, तो यही सब आएगा। और क्या आएगा, बर्थ रेट, डेथ रेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, पुश एंड पुल फैक्टर क्या होता है। देखिए पुश का मतलब जिसके कारण आपको यहाँ से निकलना पड़ रहा है। मान लो अगर हम पटना छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं तो मैं उसके लिए मेरे कुछ कारण होगा, जैसे कि मान लो हम कहेंगे यहाँ पर होता है ना रेंट ज़्यादा है, या यहाँ पर ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स हम बताएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द पुश फैक्टर। जबकि पुल फैक्टर का मतलब होता है जिसके कारण आप कोई भी जगह जाने के लिए पसंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे हमको मान लीजिए कोई और प्लेस में जाने का मन है, तो जिसके कारण हम वहाँ खींचे चले गए उनको पुल फैक्टर कहेंगे, और जिसके कारण हम यहाँ से भागना चाहेंगे उसको हम पुश फैक्टर कहेंगे। तो ये दोनों बताया गया यहाँ पर। एज कंपोजिशन पढ़ लीजिएगा, अगेन मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन वही है, एज कंपोजिशन पूछा गया है, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल आया है, और केरला डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है इसका रीज़न पूछा गया है। तो यही सब है, रिपीट हो रहा है, ये सबको समझ आ रहा होगा। तो चलिए इस चैप्टर को यहाँ पर एंड अप करते हैं, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी आसान चैप्टर है, मेनली अगर आप पूछोगे हम तो इतना ही कहेंगे, उसमें जो आपको 5 तरह का वेजिटेशन पढ़ना होता है उनको बस रट लीजिए, मतलब समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप उतना करते हो तो आपके लिए वो चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5, एक बार ओपन करके आपको दे देते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं, अगेन फैक्टफुल टाइप का, जैसे कि ये रहा। इस पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा कि 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है दुनिया में, उनमें से एक है अपना भारत। यहाँ पर 47,000 प्लांट स्पीशीज़ पाया जाता है, 15,000 फ्लावरिंग जो भी है स्पीशीज़ प्लांट पाया जाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड 10th प्लेस है हम लोग प्लांट स्पीशीज़ में, और एशिया में 4th नंबर पर है इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। और इंडिया में 90,000 के एनिमल स्पीशीज़ भी है, ये भी आप देख सकते हैं। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वर्जिन वेजिटेशन, देखो वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वैसे एरिया जो कि
ग्रो होते हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। तो अगर कहीं पर भी कोई भी प्लांट ग्रो हो रहा है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के नेचुरली, उसको आप वेजिटेशन कहेंगे। और वर्जिन वेजिटेशन का मतलब क्या होगा, जहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम से कोई इंसान का आना जाना कुछ ना हो, बहुत सालों से, उसको वर्जिन कहेंगे। ओके। इवन वर्जिन का कॉमन मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी में देखा जाए, वो लड़की जिसने कभी भी किसी के साथ कोई तरह का फिजिकल रिलेशन ना बनाया हो, जो होता है ना, जो पवित्र हो, जो भी कहो शारीरिक रूप से, उसको वर्जिन कहते हैं। तो बस यही समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्जिन वेजिटेशन के बारे में डिड यू नो में कुछ दिया हुआ है। ये टर्म पढ़ लीजिएगा। फ्लोरा एंड फौना का मीनिंग क्या होता है। प्लांट स्पीशीज़ को फ्लोरा कहते हैं, एनिमल स्पीशीज़ को फौना कहा जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं। और ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है फ्लोरा एंड फौना। तो आंसर है वहाँ का लैंड कैसा हो, वहाँ का सोइल कैसा हो, वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो, ये सब चीज़ों पर डिपेंड रहता है। और वहाँ का सनलाइट, वहाँ का प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड रहता है। बस ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये जो बोले थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन 5 तरह के हैं। कंफर्म आपसे 1-2 या कोई भी मतलब इसी में से सवाल आएगा जो भी आने वाला है। ओके। तो ये पढ़ लीजिएगा। एक-एक करके ज़्यादा बताएँगे तो लेंथी हो जाएगा। यही आने वाला है, बस इतना समझ लीजिए। ओके। देख लीजिए इसमें जो भी है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड अगर हमको दिखता है तो हम बता देते हैं, वरना बस ऐसे स्किप करते जा रहे हैं यहाँ पर। बस क्या है इसमें, कौन सा प्लांट, कौन से ट्रीज़, कौन से वेजिटेशन में पाया जाता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पर कितना सेंटीमीटर बारिश होता है, और जो भी है खास उससे रिलेटेड बस ट्रीज़ के नाम और उसके खास कुछ बातों को देख लीजिए, और कुछ खास नहीं। थॉर्न फॉरेस्ट नाम से ही आप समझ जाओगे। थॉर्न मतलब जहाँ पर जहाँ कांटा वाला पेड़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द डेसर्ट। या माउंटेन फॉरेस्ट, नाम में ही आंसर है। माउंटेन का मतलब समझ रहे होंगे, जो कि पहाड़ी एरिया में होता है। या मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट आई होप आपको पता होगा, ये सुंदरी या सुंदरबन डेल्टा में होता है, जो कि इंडिया के वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह आपको सोच सोच के लिख सकते हो, एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके। तो ये हो गया पाँचों, इसके बारे में पढ़ लोगे आई बिलीव। और यहाँ से स्टार्ट होता है वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोला गया था, यहाँ भी बहुत कुछ दिया गया, आप एक एक करके यहाँ से पढ़ सकते हो। और इंडिया इकलौता देश है दुनिया में जहाँ पर टाइगर एंड लायन दोनों पाया जाता है, मतलब नेचुरली। ओके। और इंडियन लायन सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट में, कौन से क्या कहते हैं, फॉरेस्ट या नेशनल इसमें पाया जाता है, तो आंसर गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। ओके। एंड टाइगर्स जो है ज़्यादातर मध्य प्रदेश, सुंदरबन डेल्टा, ये सब रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा अब आगे अगर बढ़ते हैं और नीचे की ओर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ ये आप पढ़ लीजिएगा, स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, इंडिया में कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के नाम, और कुछ बर्ड सेंचुरीज़ के नाम, और कुछ नेशनल पार्क्स के नाम दिया गया है। इवन सीबीएसई के जो वेबसाइट है उस पर भी जो आपका सिलेबस है उसमें ये सब नाम दिया गया है बहुत सारे। ये पूरा नहीं पढ़िए, लेकिन जो जो सीबीएसई वाले वेबसाइट में जो जो नाम आया है, कम से कम वो नाम ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि हमको जो याद है हमको बताते हैं। ये राजा जी पूछ रहा था, डचिंगम पूछ रहा है, कॉर्बेट पूछ रहा है, दूधवा पूछ रहा है, शिवपुरी पूछ रहा है, रणथंभौर पूछा जा रहा है, सरिस्का पूछा जा रहा है। देन इसके अलावा यहाँ पर अगला जो पूछा जा रहा है और क्या था, कान्हा नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, गिर नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, रंगातिट्टू पूछा जा रहा है, और मुदुमलई पूछा जा रहा है। तो ये वो सब है जो हमको याद है, ये सब पूछा जा रहा है। और यहाँ पर भी 2 है, एक है काज़ीरंगा और मानस नेशनल पार्क। तो इतना आपको पढ़ के जाना है कम से कम। और एक और था सिमलीपाल। तो ये सब है जो कि आपके सीबीएसई वाले में पूछा गया, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ओके। चलिए अब इसके अलावा और आगे देखते हैं। तो यहाँ चैप्टर तो एंड अप हो ही जाएगा, हो गया है। और क्या, तो बस इतना पढ़ लीजिए। अब इसका चलिए आपको एक बार क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि क्या-क्या है, कैसा है। और ये भी पढ़ लेना कि इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो 18 है, बस ये नाम सुन लीजिए, 18 है। ओके। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आ जाइए। तो नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर अगर हम ओपन करें यहाँ से, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा क्या-क्या टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहला तो हिमालयन हार्बर कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाता है इतने हार्ड क्लाइमेट में, उसका रीज़न बताइए। तो उनके ऊपर जो भी स्किन होता है उसका रीज़न आपको यहाँ समझा देना है। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में डिफरेंस बताना है। तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब कहीं भी अगर आप पेड़ को लगा रहे हो, कहीं भी पेड़ों को लगा रहे हो तो उसको रिफॉरेस्टेशन, लेकिन जहाँ कटा है वहीं पर अगर लगा रहे हो उसको कहेंगे एफॉरेस्टेशन। या तो यहाँ पढ़ लीजिए ना, सिंपली कुछ डिफरेंस दिया गया, पढ़ सकते हो। ओके। इसके अलावा क्वेश्चन से पढ़ लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, या यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है, देन प्रेसिपिटेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सनलाइट कैसे इन्फ्लुएंस करता है,
तो ये रीज़न कुछ दिया गया है, सोइल का क्या इन्फ्लुएंस होता है, लैंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है, व्हाई शुड वी और व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व दिस फ्लोरा एंड फौना, उसका रीज़न क्या है दिया गया है। 3 मेडिसिनल प्लांट्स जो कि इंडिया में होते हैं, और बस मैप से सवाल आ रहा है तो ये पढ़ लेंगे आप। आई होप आसान चैप्टर, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते आ जाइए। अब तीसरा चैप्टर के नाम अगर लेते हैं बैक साइड से, तो जिसका नाम है आपका कौन सा, आई गेस क्लाइमेट था क्या, हाँ क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट में बहुत सारा टर्म्स है, अगेन ज़रा अगर जल्दी देखोगे, सुनते चलना बताते चलते। सबसे पहला इसमें क्या पढ़ोगे आप, क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस पढ़ोगे। मौसम वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ आपको ये पढ़ना है, और ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, on the basis of generalized monthly atmosphere condition the year is divided into seasons such as winter, rainy and summer। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है पूछा जाए तो याद रखिएगा कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है इंडिया में, इसका बात बोला गया है। और इसके अलावा अगर आप और नीचे आते हो तो जैसे कि नेक्स्ट पेज में आते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, जैसे कि ये दिख रही है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, कि केरला में घर ऐसा क्यों होता है, आसाम में ऐसा घर क्यों होता है, राजस्थान में ऐसा घर क्यों होता है, जो भी है ये पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला 2 सवाल हम दिखाते, दोनों में से एक कंफर्म आना चाहिए। पहला है क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर्स क्या क्या है, तो ये यहाँ पर 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोलिंग फैक्टर दिया गया है, और इसी के बगल में, जस्ट बगल में यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट, तो 3 दिया है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड। तो ये पढ़ लीजिएगा, और भी होंगे आई गेस जो भी है, तो ये पढ़ लेना है आपको। अगेन जो बोले थे टर्म्स पढ़ना है, जैसे कोरियोलिसिस इफेक्ट क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, और क्या है यहाँ पर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, और एक और था इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको ITCZ कहा जाता है, वो भी पढ़ लीजिएगा, ITCZ क्या होता है। फिर इंडियन मानसून के बारे में कुछ बातें बोला गया जो यहाँ से छोड़ दीजिए आप आगे आइएगा, यहाँ से पढ़ना। देखिए ये रहा, इस पेज में देखिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है पूछा गया है, देन एल नीनो क्या है पूछा गया है, फिर एनसो क्या है पूछा गया है, सदर्न ऑसिलेशन क्या है पूछा गया। मतलब इस चैप्टर में टर्म्स की कोई कमी नहीं है। और भी अगर आप टर्म पूछेगा, चलिए पहले टर्म्स ही देखते हैं। तो अगर आप इस पेज में देखिएगा, बर्स्ट ऑफ मानसून क्या है सीधा पूछ देगा, और भी ये दिखाते चलते आपको, देखिएगा ये भी पढ़ लेना कि जो इंडिया में जो बारिश लाती है साउथ वेस्ट मानसून, उसके 2 ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि एक है अरेबियन सी ब्रांच और एक का नाम है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये दोनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। तो इंडिया में जो सीजन्स है, इन चारों सीज़न के बारे में दिया गया है। कोल्ड वेदर सीज़न जिसको विंटर सीज़न कहते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें कुछ टर्म्स भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको वो टर्म दिखाते हैं, ये रहा महाबत देखिए, मोहब्बत याद आ रहा है तो ये एक टर्म है महाबत। इसके अलावा फिर देखिएगा तो यहाँ पर रैबी लिखा हुआ है। देन उसके अलावा मतलब ये किसके अंदर आता है, आप लोग पढ़ोगे तो इसमें हेडिंग का नाम था कोल्ड वेदर सीज़न। तो आप ये पढ़ लेना, कोल्ड वेदर सीज़न का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है, लिखा होगा बीच में कहीं, ये रहा ना, लिखा तो है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोल्ड वेदर सीजन्स आर, जो भी है ये पूरा, तो इतना पढ़ लीजिएगा कम से कम। ओके, और ये कौन से मंथ में स्टार्ट होता है कोल्ड वेदर सीजन, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको इन दोनों पैराग्राफ में मिल जाएगा, तो ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा फिर हॉट वेदर सीजन, उसके बारे में भी पहला पैराग्राफ में समझाया गया, फिर ये है। और इसके अंदर में भी एक स्ट्राइकिंग फीचर है जिसका नाम है लू, और एक और है काल बैसाखी, और एक और है मैंगो शावर। तो ये तीनों पढ़ लीजिएगा, लू क्या है, काल बैसाखी क्या है, और आपका मैंगो शावर क्या है। देन एडवांसिंग मानसून के बारे में ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, और बस ये पढ़ लीजिएगा कि इसके अंतर्गत कि मौसिनराम जो कि काशी हिल में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, बस ये जान लीजिए, और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आप नीचे आते हो तो नेक्स्ट सीधा आ जाते हैं। यहाँ पर एक टर्म आपको पढ़ना है अगले वाले में, जिसको हम लोग कहते हैं अक्टूबर हीट। इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, अक्टूबर हीट क्या है बोलकर, जो भी है। और इसके अलावा अगर आप पूछोगे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो टॉपिक देख रहे हो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है मॉनसून ऐसे यूनिफाइंग बॉन्ड, कि कैसे बारिश या ये मौसम भारत को जोड़ के रखती है। तो उसका रीज़न यहाँ बहुत सारा दिया गया है, जैसे कि इसके कारण इंडिया में लोग दिखाते हैं कहाँ पर इसका आंसर। नेक्स्ट पेज में आइएगा, 1-2 पेज बाद, 3 पेज बाद, जो भी है यहाँ लिखा हुआ, देखिए ये रहा द इंडियन लैंडस्केप। यहाँ से आंसर आपको दिखाते, 1 मिनट। The Indian landscape and its animal, plant, its entire agriculture calendar and the life of people including their festival revolve around this phenomena. That's why the monsoon is known as the unifying bond. तो बस ये पढ़ लीजिएगा, और क्या है।
और बस इस तरह का ये चैप्टर भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप आते हो तो चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं, जो बोले वही सब है, टर्म्स 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 पढ़ना है आपको। तो बस कर लीजिएगा। ओके, हम नेट बंद करके रखे हैं अभी। तो ये भी हो गया। और इससे पहले जो चैप्टर्स है आई होप ऐसे देख लीजिए। फिजिकल फीचर्स और ड्रेनेज। ड्रेनेज में क्या क्या पढ़ना था आपको, कुछ टर्म्स पढ़ना था, जैसे कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, या और भी बहुत सारे, जैसे कि मान लो क्या कहते हैं उसको, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस क्या होता है। या आपको पूछ देगा कोई भी हिमालयन रिवर्स का नाम बताओ, या पेनिनसुलर रिवर का नाम बताओ। या इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, जैसे कि ये होता है ना, ओस्बो लेक क्या था, ओस्बो लेक, या मियांडर क्या होता है। जितने भी टर्म्स होंगे एक बार दिखाई देते हैं, एक बार निकाल के, एक मिनट पीडीएफ आपको दिखाते हैं, देख लीजिए, पीडीएफ से ही देख लीजिए। तो ये रहा ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, हिमालयन और पेनिनसुलर में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था, किसके देश के बीच में साइन हुआ था, ये पढ़ लीजिएगा। गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में से कोई एक रिवर सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। एक और काम कर लीजिएगा, जितना भी डिड यू नो टाइप का दिया गया, डू यू नो एक बार देख लीजिएगा कि जैसे सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी ट्री यहाँ ग्रो होता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। देन नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या था, ये पढ़ लीजिएगा। या ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में और तिब्बत में कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर में अगर आप आते हो तो 5-6 रिवर का नाम पढ़ना है, जैसे कि नर्मदा का कहानी, गोदावरी का कहानी, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ लिखा होगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा क्या है, और नीचे आओगे महानदी के बारे में दिया गया है, कृष्णा नदी के बारे में, कावेरी नदी के बारे में। और कावेरी जो है सेकंड वाटरफॉल बनाता है, लार्जेस्ट वाटरफॉल साउथ इंडिया में, जिसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल्स। और यहीं पर है कोलार गोल्ड फील्ड से यहीं के लिए पानी आता है, जो भी ये सब लिखा हुआ है। और वर्ल्ड का 71% पानी है, उसमें से 97% वाटर सोल्ट वाटर है, 3% वाटर जो है अवेलेबल है। लेकिन इस 3% में से भी क्या होता है, जो लगभग 2.3% या हाँ 2.7% के आसपास जो वाटर है, 2.7% वो क्या है, फ्रोज़न है, मतलब बर्फ़ के रूप में है। और जो रिमेनिंग 0.3% वाटर है, 0.3, यही है इंसान के पीने लायक पानी। तो ये सब कुछ बातें जो आप जान सकते हो, मतलब जान सकते हो, और क्या है ना। फिर यहाँ पर हम जो बोले थे मियांडर क्या होता है, ये टर्म पढ़ लीजिएगा, मियांडर, मियांडर कहा जाता है। फिर वुलार लेक सबसे लार्जेस्ट है, फ्रेश वाटर लेक है, ये सब नाम जो दिया पढ़ लीजिएगा। तो बस यही सब, और क्या, इतना कर लीजिए, सही रहेगा आपके लिए। और रिवर पॉपुलेशन पोल्यूशन कैसे होता है ये भी पढ़ लेना। और इकोनॉमिक में भारत का रिवर का या देश का रिवर का क्या रोल होता है, टूरिज़्म कैसे वो बढ़ाता है, या फिशिंग में कैसे काम आता है, या होता है ना कोई भी चीज़ का मिनरल्स अगर निकालना हो पानी के अंदर से, उसके लिए कैसे काम आता है, या कोई भी स्पीशीज़ हो उसके बारे में रिसर्च करने में कैसे काम आता है। तो ये रोल ऑफ रिवर भी एक बार देख लीजिएगा, और इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात, इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि खुद सोचिए नहीं आएगा, 9th क्लास के बच्चे हो, इतना भी ज़्यादा सीरियस है नहीं पढ़ना। तो मतलब सीरियस पढ़ना तो सीरियस है, लेकिन ये स्टार्टिंग चैप्टर उतना सीरियस नहीं, हम ये कहना चाहते हैं। पहला दूसरा छोड़ रहे हैं। अब ऐसे करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट के आसपास का हो चुका है, अब जो बाकी टाइम है उसमें हम लोग पॉलिटी कवर कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। तो एक बार सुनते चलिए, हम बताते चलते हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स नाम का जो चैप्टर है, अगर आप इसमें आते हो तो क्या क्या पढ़ने लायक था। पहला तो एक 3 स्टोरी पढ़ना आपको बताए हुए हैं, उसका वीडियो भी डाला हुआ है। देन इसके अलावा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 फंडामेंटल राइट है, इनका नाम पढ़ लेना है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम के अंदर में भी 6 तरह का राइट टू फ्रीडम होता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू रिसाइड। तो ये 6 तरह के फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम्स पढ़ लीजिएगा, राइट टू फ्रीडम्स। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, किस किस तरह की चीज़ों के खिलाफ एक्सप्लोटेशन से आप बच सकते हैं, तो ये 3 तरह के यहाँ दिया गया है। फिर एक और सवाल था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, हम आपको पढ़ाए होंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बी आर अम्बेडकर जो है, इन्होंने क्यों कहा था आर्टिकल 32, जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको इन्होंने कहा था द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट वाई, बिकॉज दिस फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट ऑल द अदर फंडामेंटल राइट। ये जो सिक्स्थ वाला जो फंडामेंटल राइट है, जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये करता क्या है, इससे पहले वाले जो 5 फंडामेंटल राइट है, जैसे कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी, इन सारे फंडामेंटल राइट को
प्रोटेक्ट करता है। ये 6th नंबर का फंडामेंटल राइट, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। देन इसमें राइट का स्कोप क्या क्या है, कितनी तेज़ी से राइट बढ़ रहा है, ह्यूमन राइट कमीशन कब बना, उसका काम क्या है। देन उसके अलावा सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना था, यहाँ दिया नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा। और अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीज़ों को गारंटी देती है, तो वो है राइट टू प्राइवेसी, घर का राइट, हेल्थ केयर का राइट, सफिशिएंट फूड का राइट और हेल्थ वाटर का राइट। तो ये सब इकोनॉमिक का चैप्टर में, पॉलिटी के लास्ट चैप्टर पढ़ना है। और ये ज़्यादा इसलिए हम नहीं बताएं क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ये चैप्टर जो है डिलीटेड है, मतलब नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो बस इसलिए छोड़ देते हैं। और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इसका ऑलरेडी लेंथी वीडियो डाला हुआ है, एक बार आपको दिखा देते हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें आते हो, इसमें मतलब यूट्यूब से देखिएगा, हम ये स्टूडियो से दिखा रहे हैं आपको। प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल में, उसमें क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट रहेगा उसमें ऑलरेडी मैंने ये सब चैप्टर कवर किया हुआ है। जैसे कि देखिएगा पॉलिटी का रिलेटेड चैप्टर हम आपको दिखाते हैं। पहला तो ये रहा डेमोक्रेटिक राइट्स, उससे भी ऊपर अगर आप आओगे तो ये रहा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, दो वीडियो डाला हुआ है, एक 17 मिनट का और एक 12 मिनट का, आप ये भी देख सकते हो। इसके अलावा ये रहा अगला कौन सा आपका ज्योग्राफी का, क्लाइमेट का डाला हुआ है। उसके अलावा जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एक और है, 3 वीडियो से ज़्यादा क्या ही चाहिए, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आपका जो चैप्टर उसका डाला हुआ है। और कौन है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये भी डाला हुआ है। और तो यही नहीं है, बस इतना ही सब है, और क्या है ना। और व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का भी डाला हुआ है। तो ये सब चैप्टर का ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर बस सब इसका मेन रिवीजन टाइप का देख के हम रोक देते हैं ना, कि वहाँ से देख लीजिएगा लेंथी में, और यहाँ से रिवीजन के लिए बता रहे हैं। तो अगर आप वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले बीपी मंडल कमीशन क्या पढ़ लीजिएगा, जिसको SC-BC भी कहते हैं, फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन। और ये किसने लाया था, तो मंडल द्वारा लाया गया था। बीपी मंडल किसके मैजिस्ट्रेट, किस PM के द्वारा नहीं पास किया गया, तो आपका VP सिंह। और किसके द्वारा लाया गया, तो मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था ये SC-BC वाला बात। और इसके अलावा कौन थी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए थे, तो यहाँ लिखा हुआ है इंदिरा सोनी केस। तो ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने इस पर केस किया था कि इसको इनवैलिड घोषित किया जाए, बट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मंडल कमेटी का जो मंडल ऑर्डर है ये लीगल है और इसको पास किया जाता है। देन व्हाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब यही लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनका ज़रूरत क्यों है, तो उसका रीज़न यहाँ दिया गया, पढ़ लीजिएगा। अब एक एक करके पार्लियामेंट के बारे में समझाया गया है। लोकसभा राज्यसभा में ज़्यादा पावरफुल कौन है और क्यों, तो इसका रीज़न यहाँ दिया गया, NCERT में दिया गया है, वो पढ़ लीजिएगा। देन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दोनों में डिफरेंस बताया गया होगा, ये भी पढ़ लेना। प्राइम मिनिस्टर हैज़ 3 काइंड ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम। जितने भी नेता लोकसभा में चुने जाते हैं, 545 नेता, उसमें से 530 नेता जो होता है वो स्टेट से चुने जाते हैं, 12 नेता यूनियन टेरिटरी से, और 2 नेता जो है एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। इस 530 नेता में से 530 मिनिस्टर्स में से मतलब MP में से कुछ गिने चुने MPs को मंत्रालय दिया जाता है, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ये सब नाम पढ़ लेना है। और प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, प्रेसिडेंट और PM के पावर का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, NCERT में दिया गया है। जुडिशरी के बारे में एक बार देख के चले जाइएगा कि जो भी दिया हो, जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, जुडिशरी इज़ नोन एज द कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या तो गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को केवल एक ही आदमी है जो कि इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका पावर अलग लेवल पर है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर को भी यहाँ पर हम फिनिश मान के चलते हैं। अगले चैप्टर की ओर आते हैं, जिसका नाम है, इससे पहले, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले वाला 2 चैप्टर अगेन मान के चलिए बहुत ही कम आएगा या ना के बराबर आएगा, क्योंकि वो पहला 2 चैप्टर इसलिए। तो ये ज़रा देखते हैं और इस वीडियो को यहाँ पर एंड अप करते हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, तो अगर आप यहाँ आते हो, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक होगा, अब इतना लेंथी वीडियो देखने का टाइम है नहीं, इसलिए हम इसको 30, 35, 40 मिनट के अंदर में ही समेटना चाहते हैं, और कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, मतलब आप जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन के बारे में सुनिएगा। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये डेफिनेशन पढ़ लेना। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, तो 18 या 18 प्लस वाले लोगों को जो वोटिंग राइट है उसको कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। देन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग होगा, इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, तो आंसर है वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप एस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो। अगर आप एस लिख रहे हो तो उसका रीज़न देना पड़ेगा, नो लिखो तो उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। मान लो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा होता है। मान लो खुद बताओ ना, एक आदमी एक रेस में अकेले दौड़ रहा है, तो क्या वो बढ़िया दौड़ेगा, या जिसके साथ एक चैलेंज में एक आदमी दौड़ रहा है तो वो ज़्यादा स्पीड में दौड़ेगा? तो आंसर है जिसके साथ कंपटीशन है वो बढ़िया काम करेगा, लेकिन अगर कोई कंपटीशन नहीं तो आदमी आस्ते-आस्ते काम करेगा। तो इसी तरह है पॉलिटिक्स भी। पॉलिटिक्स में अगर अपोजिशन पार्टी नहीं हुआ तो रूलिंग पार्टी बेटर फंक्शनिंग नहीं करेगा, बेटरली अपना कामों को वो डन नहीं करेगा। लेकिन अगर एक अपोजिशन हो तो अपना काम ईमानदारी से करेगा, वरना अगली बार उनकी सरकार जो है नहीं बनेगी इस डर से। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको समझा देना है। और इलेक्शन सिस्टम के बारे में जो भी दिया गया है, ये लोकसभा राज्यसभा का जो भी पॉइंट्स है ये पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। मतलब अच्छा पॉइंट है इसलिए कि या तो बस हाँ कर लीजिएगा और क्या है। फिर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी का मीनिंग क्या होता है, कितने सीट रिजर्व्ड है ये भी पढ़ लेना कि इंडिया की लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व्ड है और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट रिजर्व्ड है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। और यही सब है इस चैप्टर में, मतलब ठीक ठाक है। और अगर हम इसको याद करें इस चैप्टर में, और क्या था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, हाँ फुल फॉर्म्स बहुत सारे थे, तो एक बार फुल फॉर्म्स देख लेना इस चैप्टर में क्या क्या फुल फॉर्म है। और हमको याद नहीं आ रहा है इस चैप्टर में क्या क्या है अभी, तो बस यही सब डिफरेंस पढ़ लेना। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा का डिफरेंस, एमपी एमएलए का डिफरेंस, और स्टेट असेंबली सेंट्रल असेंबली का डिफरेंस, तो ये सब डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस। देन एक और था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह ये सब अगर आप पढ़ोगे तो आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इस तरह 36 मिनट हो चुका है, अपना ये वीडियो स्टार्ट हुआ जितना समझाना चाहते थे बस यही सब था। ज़्यादा मन हो तो आप खुद से पढ़ लीजिए, और कम से कम इतना पढ़ के ज़रूर जाइएगा, यही हम कहेंगे। और कुछ नहीं। और ये वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा लगा देखकर कि हाँ, जहाँ पर मेरा वीडियो मान लो जैसे हम अगर आपको दिखाएँ, जहाँ पर वीडियोज़ अगर पुराना बात करें तो जहाँ पर एक वीक में 100 जाता था, या नहीं सब जा ही रहा है। हाँ, यहाँ पर से देखिए कहाँ एक मंथ हो चुका है, लेकिन इन सब में 100 भी टच नहीं हुआ है। देख ही पा रहे होंगे 54, 76, 74, 65, 65, जबकि ये एक दिन हुआ है और एक दिन में 122 हुआ है। तो हाँ, इम्प्रूव हो रहा है। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर कोई पढ़ने के लिए बैठा हो तो उनको भी काम आ जाए। तो बस शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और